चलिए फिर आज डे 51 के आगे से डिस्कशन शुरू करेंगे। लास्ट वीक जो क्वेश्चंस थे हमारे संडे डिस्कशन में, आप लोगों को पता होगा कि हम क्या करते हैं, पिछले जो वीक में आपने आंसर्स लिखे हैं वहां से कुछ अच्छे आंसर्स उठा करके उसके फॉर्मेट पर डिस्कस किया जाता है। तो उसी प्रक्रिया में आगे बढ़ते हुए आज हम शुरू कर रहे हैं डे 51 का। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। देखो यहाँ क्या है, आपके 2 हिंदी के क्वेश्चंस और 2 इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। डे 1 से हमने जो प्रोग्राम स्टार्ट किया था, हालांकि यह पेड प्रोग्राम था, लेकिन इसका जो डिस्कशन रखा गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है, ताकि जो नहीं जुड़ पाए हैं कम से कम वो यहाँ डिस्कशन देख करके, यदि अपना अभ्यास कर रहे हैं या कहीं और भी जुड़े हुए हैं, तो अच्छे आंसर्स देख कर एक रफ आइडिया लगा सके कि भाई प्रश्न की डिमांड के अनुसार कोई भी उत्तर लिखना होता है तो किस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। उससे पहले आप सभी को पता ही होगा आज गुरु पूर्णिमा है। तो गुरु पूर्णिमा पर, जैसे मैंने वहां पर भी बताया है ग्रुप्स वगैरह पर भी, कि हमें क्या होता है जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी मोड़ पर हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और जिससे भी आप सीखते हो वो आपका गुरु हो जाता है। वो छोटा हो, बड़ा हो, माता पिता हो आपके, है ना, या आपके अध्यापक रहे हो, कोई भी हो, वो सारे आपके गुरु ही रहते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा मात्र केवल आपके अध्यापक या इस दृष्टिकोण से ही नहीं गुरु मानना चाहिए आपको। सभी को, जिसने आपको सिखाया है, उसने आपको यदि किसी निगेटिव एस्पेक्ट पर सिखाया है तो वह भी आपके लिए एक सीख रही है। ठीक है, तो चलो फिर इतनी ज्ञानबाजी बहुत हो गई है, अब शुरू करते हैं, सीधे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, देखिए एमएसपी पर प्रश्न कह रहा है कि एमएसपी योजना के लाभों पर चर्चा करो और एमएसपी प्रणाली की बाधाओं या मुद्दों का विश्लेषण करो। तो यहां देखो विश्लेषण करने को आएगा, तो आपको क्या बताना है भाई, प्रश्न में हमेशा डिमांड समझा करो कि हमें बाधाएं बतानी है और फिर बाधाओं पर आपको समाधान भी सुझाने हैं कि समाधान क्या हो सकते हैं इन बाधाओं को खत्म करते हुए। ठीक है, कैसे इनसे हम निपट सकते हैं इन चुनौतियों से। तो देखते हैं कैंडिडेट ने किस तरीके से समझाया है, आपके पास क्या स्कोप रहेगा। अगर आपको फ्लो बनाना हुआ शुरू के 6 से 8 सेकंड में, तो फ्लो में देखो आप समझोगे कि एमएसपी को इन ब्रीफ समझा देंगे हम कि क्या होता है, वहां से एक भूमिका अच्छी तैयार हो जाएगी, है ना, आईबीसी मॉडल में। और फिर बॉडी पार्ट में हम आएंगे, वहां बताएंगे पहले कि जो लाभ होते हैं वो लाभ कौन कौन से होते हैं ना, जो वर्ग है, स्टेक होल्डर है, उसके लाभ दर्शाते हुए हम इसके लाभों को बताएंगे। फिर क्या क्या चुनौतियां हैं, जिस लाभ के उद्देश्य से यह एमएसपी लाई गई थी, क्या उसके सामने अभी चुनौतियां मौजूद हैं और चुनौतियों का समाधान कैसे खोजना है। ठीक है, ये देखो इन ब्रीफ आपने एक आपका फ्लो बन गया, और इस फ्लो पर आपने स्टार्टिंग में फ्रेमिंग कर लिया और फ्रेमिंग पर आपने लिखना शुरू किया। तो पहले देखो कैंडिडेट ने एमएसपी बताया कि एमएसपी क्या होता है, एक न्यूनतम, एक गारंटी युक्त समझिएगा मूल्य होता है। जैसे सरकार यहां तय करती है कि इससे मिनिमम आपको, जो मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस होता है, इससे मिनिमम आपको बाजार में कहीं नहीं बेचना पड़ेगा। किसान को यह गारंटी दे देती है कि हम इतने न्यूनतम मूल्य पर आपके जो उत्पादन है, फसल है, इसकी खरीद कर लेंगे। तो किसान को भी यहां से एक गारंटी मिल जाती है और उसको भी सुरक्षा मिल जाती है ना, खाद्य सुरक्षा मिल जाती है। तो इसके बाद फिर सरकार एमएसपी जो है अभी वर्तमान समय में 23 फसलों पर, है ना, 22 फसलों पर एमएसपी और एक फसल पर आपका एफआरपी जो गन्ना है ना, इस तरीके से निर्धारण किया जाता है। और इसके बारे में देखो, यह प्रीलिम्स में भी आपसे पूछा जाता है कि यह सिफारिश कौन करता है, तो सीएसीपी है, जो आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, यह सिफारिश करता है। जो कमेटी है आपकी, वह कमेटी डिसाइड करती है आपके एमएसपी को। फिर देखो ये हमने इन ब्रीफ समझा दिया एमएसपी के बारे में। अब प्रश्न की मांग थी कि एमएसपी के लाभ बताने हैं, तो एमएसपी के लाभ में आपको बताना है कि एक तो प्रोडक्शन बढ़ेगा। देखो इसके स्टेक होल्डर समझा करो, एमएसपी जो दी जाती है एक तो कृषक को दी जाती है, तो कृषक को जब दी जाएगी तो लाभ भी किसको होगा, किसान को होगा। और किसान को लाभ किस उद्देश्य से हो सकता है, यहां पर आपको डायमेंशन निकालने हैं। आप फसल के दृष्टिकोण से समझो, किसान की आय के दृष्टिकोण से समझो, किसान पर निर्भर जो परिवार है उसके दृष्टिकोण से समझो, खाद्य सुरक्षा के आधार पर समझो। ओवरऑल आप थोड़ा ब्रॉड एस्पेक्ट पे जाओगे तो समावेशी विकास के संदर्भ में आप समझोगे। वहीं किसान को जब खाद्य सुरक्षा मिल जाएगी, है ना, तो फिर क्या करेगा वो, अब उसका क्या होगा, सरप्लस में प्रोडक्शन शुरू होगा। और सरप्लस में प्रोडक्शन के साथ फिर वो आजीविका कृषि से आगे बढ़कर के खाद्य प्रसंस्करण वगैरह के क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसी डायमेंशन पर देखो सारे पॉइंट्स निकालने हैं, और यही लाभ होते हैं कृषि उत्पादन को, फसल की विविधता को, है ना, फसल की जो डाइवर्सिफिकेशन है, एक जैसी फसल का उत्पादन किया जाता है, यहां से विविधता देखने को मिलेगी। सरकार मान लीजिएगा अधिक फसलों पर जब आपका एमएसपी निर्धारित करेगी तो किसान यहां से प्रमोट होगा कई फसलें उत्पादन करने के लिए। फिर खाद्य मुद्रास्फीति, जो खाद्य मुद्रास्फीति होती है, इसको नियंत्रित किया जा सकता है। वही सतत और समावेशी विकास, यही सारे लाभ देखो। कृषि विपणन में सुधार होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब खाद्य प्रसंस्करण जो प्रणाली है, यहां से देखिए किसान जुड़ेगा, किसान जो उत्पादन करेगा वह फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़ेगा, और इसके बाद आपका निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। और निर्यात के बढ़ावा के चलते ही आपका जो कृषि विपणन है, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड जो मार्केट है ना, उसमें सुधार देखने को मिलेगा। ये सारे लाभ हैं। इन सारे लाभों के साथ में एमएसपी लाया गया, लेकिन एमएसपी के सामने चैलेंज क्या है, चैलेंज आप सभी जानते हैं। एक पहला चैलेंज है, देखो जो एमएसपी सरकार के द्वारा दी जाती है, ये इसका लाभ जो है बड़े बड़े किसान और कुछ सीमित क्षेत्रों तक ही आपका दिखाई देता है। जैसे यूपी के दृष्टिकोण से देखोगे तो यूपी में आपको पता है वेस्टर्न यूपी और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं जो एमएसपी से आपका
उत्तर भारत में सर्वाधिक लाभान्वित होते हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। फिर सरकार के द्वारा जो एमएसपी दी जाती है वो बहुत सीमित फसलों पर दी जाती है, क्योंकि गेहूं और चावल पता है आपका क्या है, मुख्य फसल है, इसीलिए गेहूं और चावल पर ही आपकी एमएसपी भी केंद्रित दिखाई देती है। दूसरा चैलेंज ये है। तीसरा है दाल और तिलहन मोटे अनाज की हमेशा उपेक्षा होती है। देखो इन फसलों की उपेक्षा हुई, इसलिए किसान यहाँ पर क्या हुआ, ज्यादा यहाँ पर किसान को भी प्रमोशन या मोटिवेशन नहीं मिला कि हम इन फसलों का भी उत्पादन करें। इसलिए मोटे अनाज में, दालों में, तिलहन में आप देखोगे भारत में जो किसान है इनका उत्पादन हमेशा दोयम दर्जे पर रखता है। और फिर समय पर जो खरीद केंद्र हैं इनका निर्धारण ना होना। अब एमएसपी निर्धारित कर दी गई, लेकिन उसके किसान का माल जब खरीदा ही नहीं जाएगा तो किसान क्या करता है, मार्केट में ना पहुंचाते, मंडी तक किसान अपना प्रोडक्ट ना ले जाते हुए बाहर ही औने पौने दाम पर बेच देता है। ये बड़ा चैलेंज है। फिर राजकोषीय दबाव। अब सरकार के दृष्टिकोण से देखोगे तो सरकार स्वतः एक राजकोषीय दबाव से दबाव झेलना पड़ रहा है। और सरकार का जो बजट होता है, बजट में पढ़ते हैं कि जो सब्सिडी पर खर्चा होता है, सब्सिडी पर खर्चा सरकार का सर्वाधिक होता है। और सर्वाधिक सरकार का सब्सिडी पर जो खर्चा जाता है, और वो खर्चा देखो यहाँ एमएसपी पर जो फसलों निर्धारण किया जाता है उसमें भी खर्च होता है। तो ये सरकार के सामने बड़ा चैलेंज है भाई। फिर जो बिचौलिए होते हैं, किसान बिचौलियों और जो कमीशन एजेंट होते हैं इन पर निर्भर रहता है। और जो एमएसपी पर भले ही बेचना होता है, लेकिन उसके अलावा भले ही एग्जांपल लेते हैं 2200 रुपए मान लीजिए धान पर एमएसपी निर्धारित की गई, लेकिन जो बिचौलियों और कमीशन एजेंट होते हैं यह मूल्य अपना कमीशन काटते काटते यह मूल्य बढ़ जाता है और किसान को ज्यादा पे करना पड़ता है। ठीक है, ये सारे चैलेंजेस हैं। और चैलेंजेस पर आगे की राह जब आप बताओगे तो हाँ, नीति आयोग को आपको बता देना है इसकी रिकमेंडेशंस जो रही, राष्ट्रीय किसान आयोग आपको चर्चा करनी है इसकी। फिर बताना है भाई जो किसानों के लिए वैकल्पिक आय मॉडल है यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। ठीक है, ये सब आपको क्या करने हैं, ये सब प्रयास बताने हैं कि सरकार को अपने स्तर पर करने चाहिए। और तभी आप क्या है एमएसपी जैसा जो ऑब्जेक्टिव लेकर आए हो, जिस उद्देश्य के साथ एमएसपी लेकर आए थे, उन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सकती है। एमएसपी में चैलेंज देखने को मिलता है, जो सरकार के ऊपर राजकोषीय दबाव है, सरकार का जो खर्च होता है उसको भी थोड़ा नियंत्रित किया जा सकता है। यहाँ आप कुछ, अगर कोई स्टेट है, कुछ स्टेट की कोई योजना है बहुत सक्सेसफुल रही है तो उसकी चर्चा कर सकते हो कि इसे भी अपनाया जा सकता है। कौन सी, जैसे यहाँ कैंडिडेट ने बताया है भावांतर भुगतान योजना। होता क्या है, जैसे गन्ने पर मान लीजिए किसान के द्वारा, गन्ने पर मान लीजिए 2200 रुपए आपका निर्धारित किया जाता है। अब उसको मार्केट से किसान को 1600 रुपए मिलता है। ठीक है, अब बोले अगर किसान सरकार के पास जाएगा तो 2200 रुपए में बेचेगा, लेकिन भावांतर भुगतान योजना यह है कि 1600 में किसान वहां बेच दे और जो 400 रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है जो न्यू एमएसपी में और जो मार्केट में मूल्य का अंतर कितना है 400 रुपए, बोले 400 रुपए किसान को सरकार पे कर देगी। तो ये बढ़िया मॉडल है, सरकार के ऊपर भी बोझ कम होगा और किसान को भी उतना मिल जाएगा जितना निर्धारित किया गया था। ठीक है, ये अच्छे मॉडल हैं, इनकी आप चर्चा कर दो। ठीक, तो इस तरीके से देखो एमएसपी वाला जो क्वेश्चन है आपका वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। किस तरीके से लिखना है आपको, एमएसपी बता देना है इन ब्रीफ, उसके बाद लाभ बता देने हैं, फिर आपको बाधाएं बता देनी है और बाधाएं बताने के बाद में आपको आगे की राह बताते हुए कंक्लूड कर देना है, कुछ बेहतर प्रयास बताने हैं ताकि सुधार किया जा सके। अब आते हैं एमएसएमई पर, है ना, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो इंटरप्राइजेस होते हैं इनके महत्व पर प्रकाश डालना है और संक्षेप में बताना है कि एमएसएमई आर्थिक विकास का इंजन क्यों है भैया, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो यहाँ आपका देखो द्वितीय जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि और उससे संबंधित उद्योग वगैरह भी इसमें हम काउंट कर लेते हैं। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र को हम काउंट करते हैं, कृषि और पशुपालन गतिविधियां हैं। द्वितीय क्षेत्र में हम इंडस्ट्रीज को काउंट करते हैं। यहाँ इंडस्ट्री देखो आपके प्राइमरी सेक्टर पर निर्भर रहती हैं जो, और यहीं पर आपके एमएसएमई आते हैं, क्योंकि एमएसएमई जो है उद्योगों की रीढ़, द्वितीय क्षेत्र की रीढ़ बोला जाता है। मैक्सिमम जो हमारी औद्योगिक इकाइयां हैं हमारे यहाँ पर भारत में छोटे लघु उद्योग ही मौजूद हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो बहुत सीमित मात्रा में है, तो एमएसएमई इसीलिए रीढ़ बोला जाता है हमारी अर्थव्यवस्था की। अब समझते हैं, जब इसका आंसर लिखोगे तो पहले एमएसएमई के बारे में बता दोगे, या यहाँ जो सरकार के द्वारा एमएसएमई की डिफिनीशन दी गई है उस डिफिनीशन के साथ भी आप अपने इंट्रोडक्शन शुरू कर सकते हो। उसके बाद प्रश्न की बॉडी पर जाओगे तो वहां महत्व बताओगे, और महत्व में जीडीपी में कितना योगदान रहता है ये देखो बताया गया है कैंडिडेट के द्वारा, बहुत अच्छे से समझाया है कि 36 मिलियन इकाइयों के साथ एमएसएमई जो विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद है इसमें 6% और सेवा गतिविधियों से जीडीपी में 24% का योगदान करते हैं। तो कितना कंट्रीब्यूशन है आपके एमएसएमई का हमारी जीडीपी में, ये डेटा के माध्यम से आपको समझाना है और डेटा आपके पास होना चाहिए, इतना मिनिमम डेटा होना चाहिए। या प्रीलिम्स में भी देखो आपसे ये डेटा पर प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डेटा आपको इतना मिनिमम डेटा याद रखना चाहिए। फिर देखो निर्यात में, कुल निर्यात में इसका योगदान हमारा 45% रहता है एमएसएमई सेक्टर का। ये भी भूमिका आपको बतानी है कि महत्व समझना है यहाँ से हमें, और महत्व आप डेटा से समझाओगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकते हो। फिर समावेशी विकास में क्या होता है, देखो जब इतने बड़े स्तर पर आपका जो जनसंख्या निर्भर है तो जनसंख्या निर्भर के साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगा, रोजगार सृजन का भी काम करेगा, और रोजगार सृजन में भी जो छोटे और लघु उद्योग, उदाहरण लेते हैं हथकरघा उद्योग का।
अब हथकरघा उद्योग में ग्रामीण जो परिवेश है ये जुड़ा हुआ है। बोले ग्रामीण परिवेश के साथ ही जो अर्थव्यवस्था में मुख्य धारा से कटा हुआ वर्ग है, यह वर्ग जब इस तरीके से उद्योगों में, औद्योगिक गतिविधियों में लगा हुआ रहता है तो समावेशी विकास को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, ये हमने महत्व समझा है। फिर नवाचार को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आज के समय जो इन उद्योगों की देखो प्रगति तभी संभव है जब हम नवाचार को बढ़ावा देते हैं इन क्षेत्रों में। ठीक, अब इसके सामने चुनौतियां क्या हैं, फिर आगे बढ़ना है आपको महत्व बताते हुए। फिर एमएसएमई सेक्टर के सामने चैलेंज क्या है, तो पहला चैलेंज है ऋण। अब सबसे बड़ी दिक्कत होती है फंड नहीं होगा। जब कोई भी उद्योग है, औद्योगिक इकाई लाओगे, उसके लिए बेसिक नीड जो होती है वो फंड की होती है, तो ऋण तक पहुंच नहीं होती है, फिर बाजार तक पहुंच नहीं होती। ऋण होता भी उपलब्ध है तो फिर बाजारों तक पहुंच नहीं होगी। उसके बाद जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी तक एक्सेस नहीं होता है इनका, इसके चलते चैलेंज का सामना करना पड़ता है। और ई गवर्नमेंट विवादों पर देखो, ई गवर्नमेंट जो विवाद हैं इनका ऑनलाइन होने के चलते जो एमएसएमई सेक्टर होता है, यहां पर एक तो आपका ऑनलाइन इंफ्रा एक बड़ी चैलेंज है। ऑनलाइन इंफ्रा बड़ा चैलेंज है, और उसके सरकार भले ही पोर्टल्स वगैरह लेकर आ रही है, लेकिन इन पोर्टल्स तक पहुंच नहीं है। इन उद्योगों में लगे हुए जो लोग हैं इनकी पहुंच ही नहीं है। पहुंच एक तो इंफ्रा, दूसरा जो साक्षरता है, जो आपका डिजिटल साक्षरता है, ये भी बड़ा एक चैलेंज है। फिर देखो, फिर आगे बताओ कि आखिर इन समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहां पोर्टल्स बताओ, ऋण पोर्टल की चर्चा कर दो आप, या आप ई डिस्काउंटिंग प्रणाली के बारे में बता दो, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा कर दो। बहुत सारे पोर्टल और हैं, जैसे उद्यम मित्र है, एमएसएमई है ना, एमएसएमई संबंध है, या डिजिटल एमएसएमई स्कीम है। तो आपको योजनागत प्रयास बताने हैं, ध्यान रखना। बहुत सारी योजनाएं हो सकती हैं, जरूरी नहीं कि आप भी ये बताओ। कोई योजनागत प्रयास बताना है, सरकार के द्वारा कोई प्रयास किया गया है उसके बारे में चर्चा करनी है। हालिया में बजट में कोई अगर प्रावधान किया है उसके बारे में बताओ एमएसएमई सेक्टर के लिए। इंफ्रा की जो समस्या है, इंफ्रा चैलेंज है, इस इंफ्रा के चैलेंज को दूर करने के लिए क्या समस्या है, समाधान किया गया है। फंड्स का जो चैलेंज है ना, ऋण की जो समस्या है, फंड की समस्या को दूर करने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपके हैं, बहुत सारे पोर्टल्स हैं, इनकी चर्चा कर दो। फिर आपको अंततः बताना है कि जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, इसके तहत एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए की जमानत मुक्त जो सहायता उठाया गया है, यह एक बेहतर कदम है ना। ये एक आगे एमएसएमई के प्रगतिशील है ना, एमएसएमई को और प्रोग्रेसिव बनाने के लिए यह एक सकारात्मक कदम हो सकता है। ये कंक्लूड किया आपने एक सकारात्मक निष्कर्ष देते हुए। इस प्रश्न का आपको देखो उत्तर मिल जाएगा, और इसी तरीके से आपको भी अपना फ्लो मेंटेन रखना है। ठीक, यहां समझाने की कोशिश की गई है कि आप भी, जरूरी नहीं कि जो स्कीम्स पोर्टल्स हैं जितने आपको याद आते हैं उनको आप लिखो, लेकिन किस दायरे में रहकर लिखना है यह समझने की कोशिश करो। आगे बढ़ते हैं, अगला फिर है क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंट्रीब्यूशन पर। प्रश्न है कि हाउ डू इलेक्ट्रिक व्हीकल कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग कार्बन एमिशन एंड व्हाट आर द की बेनिफिट्स दे ऑफर कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल कंबंशन इंजन व्हीकल। मतलब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं आपके, ये किस तरीके से कार्बन एमिशन को कम करने का काम कर रहे हैं, इसको समझाना है। ठीक है, तो इसको समझाने के संदर्भ में पहले बताओ कि इंडिया का जो टारगेट है वो अचीव फुल्ली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑन रोड बाय 2030। ये टारगेट को बताना है। इस टारगेट के साथ क्या गवर्नमेंट काम कर रही है, और गवर्नमेंट काम कर रही है तो उससे पहले समझाओ कि किस तरीके से, और सरकार ने आखिर ये उद्देश्य जो बनाया है 2030 तक हम रोड्स को क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल से, है ना। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो ये आपके फॉसिल फ्यूल्स वाले व्हीकल्स होते हैं इनको रिप्लेस करेंगे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से। तो ये जो टारगेट बनाया गया है, तो इसके बाद जो प्रश्न की डिमांड है मेन बॉडी में डालना है कि क्या ये कंबंशन को, या ट्रेडिशनल जो कंबंशन इंजन है, इसके लिए इसकी तुलना में क्या बेनिफिट्स हैं इससे। अब उसको बेनिफिट्स आपको समझाने हैं। यहाँ प्रश्न में डिमांड क्या है, आपको बेनिफिट्स बताने हैं। तो क्या क्या लाभ हैं। पहला लाभ देखो आपको दिखाई दिया कि रिड्यूस करता है कार्बन एमिशन को। क्यों रिड्यूस करता है, क्योंकि यहाँ पर जो इंजन है वो फॉसिल फ्यूल्स का प्रयोग नहीं करता है, इसके चलते जो CO2 का एमिशन होता है वो कम होता है। ठीक है, तो इसके चलते जो कार्बन एमिशन है कम होता है। दूसरा है कॉस्ट इफेक्टिव होता है। कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो जाता है, देखो एक तो कॉस्ट इफेक्टिव आपका होता है क्रूड ऑयल को, ये क्या करता है, इसके इंपोर्ट को कम करता है। क्योंकि हम मैक्सिमम क्रूड ऑयल जो अरब कंट्रीज हैं यहाँ से क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट करते हैं, और यही क्रूड ऑयल के माध्यम से हमें पता है ये फॉसिल फ्यूल्स प्राप्त होता है। ठीक है, अब बोले जब इलेक्ट्रिक व्हीकल है यहाँ पर फॉसिल फ्यूल्स की नीड ही नहीं है, तो जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है ये भी कम होगा। ठीक है, दूसरा देखो यह बेनिफिट है। तीसरा आपको बताना है पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब जब इंपोर्ट बढ़ता है तो सरकार का जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये वीक होता है। बोले इसको भी सुधारेगा, है ना, इसमें भी सकारात्मक एक आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। चौथा आपको बताना है कि गवर्नमेंट के द्वारा भी देखो इसी कारण से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सपोर्ट दिया जा रहा है, और इसके चलते फेम है आपका, सतत है, ये सारी स्कीम्स लाई जाती हैं सरकार के द्वारा। अभी वर्तमान में पता होगा जो रजिस्ट्रेशन फी होती है इसमें छूट दे रही है, जो रोड टैक्स वगैरह होता है ई व्हीकल पर आपको सरकार के द्वारा रोड टैक्सेस वगैरह में भी छूट दी जा रही है। फिर 2070 तक जो टारगेट रखा गया है, नेट जीरो जो एमिशन का सरकार ने लक्ष्य रखा है, वो फुलफिल हो सकता है जब ये ई व्हीकल वाला कदम भी आप सकारात्मक रूप से उठा पाओगे, और जो भी उद्देश्य रखा है इसकी पूर्ति कर पाओगे। ठीक है, फिर जब आपको निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है, तो कंक्लूजन में देखो कीवर्ड यहां नोट करो। कीवर्ड है आपका SDG 12।
SDG 12 के कीवर्ड के साथ में यहाँ कंक्लूड किया गया है कि थोड़ा सा चैलेंज बताते हुए, कैसे कि देखो इतने सारे बेनिफिट्स हैं लेकिन फिर भी अभी हम 50% जो इलेक्ट्रिसिटी है या 50% आपकी डिपेंडेंसी है किस पर है, फॉसिल फ्यूल्स पर है। बेसिकली जो आपका थर्मल पावर प्लांट है यानी कि कोल जो पावर प्लांट्स होते हैं इसके माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है इस पर अभी भी निर्भरता बनी हुई है। तो ऊपर जो कदम उठाए जा रहे हैं इनके बाद ही हम इस निर्भरता को भी कम कर सकते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में एकाएक इतना तीव्र गति से नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका भी रीजन है कि भाई हमारी जो नीड है, आवश्यकता है, डिमांड एंड सप्लाई को समझा करो। अब हम सप्लाई जब तक बढ़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे करके ही हम बढ़ा सकते हैं। और डिमांड हमारे यहाँ चूंकि बहुत अधिक है, चूंकि हमारे यहाँ पॉपुलेशन का बर्डन आप समझ रहे हो, इसके चलते ही व्हीकल्स की संख्या आप जानते हो कितनी अधिक है, तो इसके कारण ही आपका जो डिमांड है बहुत अधिक है। अगर आप सप्लाई अभी चाहोगे कि कोल जो आपका एमिशन, कोल के चलते आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है इसको हम बंद कर दें तो पॉसिबल नहीं है, तो दूसरा एक आर्थिक संकट आपको देखने को मिलेगा। इसीलिए धीरे धीरे करके सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं, सने सने आप धीरे धीरे इस समस्या को खत्म कर सकते हो। लास्ट देखते हैं आज का डिस्कशन जो आंसर है उसका क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। सजेस्ट मेजर्स टू improve water storage and irrigation system to make it judicious अंडर यूज डिप्लीटिंग सिनेरियो। अब देखो यहाँ प्रश्न की डिमांड आप समझ गए होंगे। डिमांड ये है कि जो वाटर स्टोरेज है यानी कि जल भराव है और इरिगेशन जो सिंचाई प्रणाली है, इसके चलते जो डिप्लीशन की समस्या आ रही है यानी कि जो जल संकट की समस्या है, बेसिकली मेजर रीजन है ग्राउंड वाटर जो घटता जा रहा है, ग्राउंड वाटर बहुत कम होता चला जा रहा है। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब हमारे सामने एक बड़ा चैलेंज है, इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन दिखाई देता है इरिगेशन सिस्टम का। उसका रीजन क्या है, हमारे यहाँ जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है, कहां पर भैया 50% से ज्यादा आपकी जनसंख्या किस पर निर्भर है, बोले कृषि पर निर्भर है। और कृषि में जो सिंचाई प्रणालियां होती हैं इसके चलते जो सर्वाधिक योगदान होता है ग्राउंड वाटर के नीचे जाने का, अभी रिपोर्ट्स भी आई हैं, आप रिपोर्ट्स चाहो तो डेटा का भी यूज कर सकते हो, और उसमें अगर सर्वाधिक योगदान पाया गया है तो कृषि जो सिंचाई प्रणालियां हैं इसके चलते भी आपका एक महत्वपूर्ण कारक, एक बड़ा कारक है ये क्या, आपका सिंचाई प्रणाली, कृषि के द्वारा जो ओवर यूज होता है, ठीक है, किसका, जल का। अब समझते हैं भाई, इस प्रश्न की डिमांड हमें समझ में आई कि अब आपको क्या बताना है, सजेस्ट करना है मेजर्स टू इंप्रूव, यानी कि सुधार कैसे किया जाए। अब सुधार बताने से पहले 200 वर्ड में अगर लिखना है तो पहले आप चैलेंज बताओ, है ना, इन ब्रीफ चैलेंज बताओ कि ग्राउंड वाटर का डिप्लीशन जो है वो क्या है, रिफर्स टू द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन द जो लीडिंग टू द डिक्लाइन इन वाटर लेवल। यानी कि ये बता दो कि जो ग्राउंड वाटर डिप्लेशन होता है इसका मतलब क्या होता है, समझा दिया गया कि वाटर लेवल जो आपका डिक्लाइन हो रहा है ये समझाया। फिर इस मैप के माध्यम से, देखो ये प्रेजेंटेशन थोड़ा समझो आप, इस मैप के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि भारत में कहां कहां पर जो वाटर स्ट्रेस है, जल संकट की समस्या है, सर्वाधिक है, कहां कहां पर लो है और कहां कहां पर बहुत कम है। ठीक है, तो ये मैप के माध्यम से, फिगर के माध्यम से आपको ये प्रेजेंटेशन आना चाहिए। इस तरीके से आप भी कोशिश किया करिए कि थोड़ा सा आप क्रिएटिव कुछ डालें प्रेजेंटेशन में, अदरवाइज सीधा सीधा हर कोई लिखेगा, आपको फिर एक्स्ट्रा नंबर अगर पाने हैं तो ये चीजें, ये कोशिश से आपको करनी पड़ेंगी अपने बिहाफ पर। ठीक है, यहां से आप इन कॉपीज को देख करके ये सीखने का प्रयास किया करो कि भाई आप भी अपने प्रश्न, अब जब आपने उत्तर लिखा होगा, यदि नहीं शामिल किया तो आप भी इस तरीके से अपने उत्तर में इसको शामिल कर सकते हो। फिर देखो रीजन फॉर डिप्लीशन, यानी कि ये जो डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, जल संकट की समस्या देखने को मिल रही है, ये समस्या आखिर क्यों है। पहला रीजन बताया है ओवर एक्सट्रैक्शन, यानी कि 80% आपका जो पानी है या इंडिया का जो इरिगेशन सिस्टम है वो कहां से हो रहा है, ग्राउंड वाटर से, यानी कि पानी जो भूमिगत जल है इसका प्रयोग करके ही हम सिंचाई प्रणाली में जल का प्रयोग कर रहे हैं ज्यादातर। तो बोले ओवर एक्सट्रैक्शन के चलते ही आपका डिप्लीशन देखने को मिल रहा है, जल संकट की समस्या देखने को मिल रही है। दूसरा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये तो अभी समझा दिया। कुछ ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, कृषि पद्धतियां हैं जहां जल की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे उसमें आपका शुगर केन आ जाता है, चावल आ जाता है, जहां जल की नीड बहुत अधिक होती है। बोले इसके चलते ही आपका जल जो दोहन है वो अधिक होता है, तो भूमिगत जल जो है वो बहुत बहुत नीचे चला जाता है। ठीक है, तीसरा है देखो अर्बनाइजेशन। ये इरिगेशन सिस्टम के अलावा और भी कारण है, जैसे अर्बनाइजेशन। दिल्ली और चेन्नई में देखो जल संकट, वाटर क्राइसिस की समस्या देखने को मिली, तो ये भी एक बड़ा कारण हो जाता है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जितना ही बढ़ता है डिमांड वहां पर उतनी ही अधिक बढ़ती है। ठीक, फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी आपका जो जल खपत है ये बढ़ती है, और जल खपत होने के चलते ग्राउंड वाटर नीचे जाता है। और फिर आपका डिफॉरेस्टेशन की समस्या अगर ज्यादा देखनी तो एग्जांपल में आप राजस्थान का एग्जांपल दो, मध्य प्रदेश का एग्जांपल दो, यहां पर डिफॉरेस्टेशन के चलते जो वाटर क्राइसिस की समस्या उत्पन्न हुई है इसको भी समझ सकते हो। और जो फॉरेस्टेशन आप करते हो, वृक्षारोपण करते हो, आपको पता होगा कि जो वाटर स्टोरेज की समस्या है, वाटर स्टोरेज जो है ये बेहतर रहता है ना, वृक्ष जो है आपके वाटर स्टोरेज को बैलेंस करके रखते हैं। फिर सब्सिडीज, जो सब्सिडीज में क्या है,
किसान के द्वारा देखो कि सॉरी सरकार के द्वारा किसान को जब सिंचाई पद्धतियों पर सब्सिडी दी जाएगी, तो अब सब्सिडी जब आपको लाभ मिलता है तो फिर आपका इसका क्या करते हो, आप दोहन करना शुरू कर देते हो, ठीक है। और जब तक आपको देखो समस्याएं नहीं होंगी, आप यह समझोगी नहीं कि उसका प्रयोग जो है सीमित मात्रा में कैसे किया जाए। लेकिन यदि जैसे सरकार यहाँ पर सब्सिडी किसानों को देना शुरू करती है, तो वहां पर किसानों के द्वारा भी इरिगेशन सिस्टम में क्या किया जाता है, उसका दोहन। हालांकि इसका एक कारण और है कि किसान के पास ना तो प्रौद्योगिकी इतनी उन्नत है ना, ना टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर है। एक दूसरा एक जो जागरूकता वाली समस्या है, यह भी किसानों के सामने है। तो बहुत सारे रीजन है जिसके चलते जो इरिगेशन सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम में ओवर यूज ऑफ वाटर दिखाई देता है। बोले फिर ये देखो चैलेंज है, ये चैलेंज समझा, और चैलेंज और प्रश्न हमारा है कि इंप्रूव करने के लिए क्या मेजर्स होने चाहिए, क्या मानक होने चाहिए इसके इंप्रूवमेंट के लिए। तो देखो इरिगेशन जो टेक्निक है इसको थोड़ा सा एफिशिएंट बनाने की जरूरत है, और एफिशिएंट बनाने के संदर्भ में आप बताओगे ड्रिप इरिगेशन है, स्प्रिंकल है ना, ये सारे इरिगेशन के जो मेथड होते हैं हमने पढ़े भी हैं कि सिंचाई पद्धतियों में कैसे हम वाटर का कम से कम यूज करके उत्पादन को ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको लागू करानी है। लागू कराने में आप हेल्प लो, इसमें प्रशासन की मदद लो, किसानों में जागरूकता पहुंचानी है तो एसएचजीज की हेल्प लो, एनजीओस की हेल्प लो। इसकी मदद लेकर के आप एफिशिएंट जो इरिगेशन टेक्निक्स है ये समझा सकते हो, ताकि किसान यहाँ पर इस चीजों को, इसके नकारात्मक पहलू, ग्राउंड वाटर की जो समस्या है, वाटर क्राइसिस को समझे, यहाँ पर है ना, परिणामों को समझे। जब तक परिणामों की विध्वंसता समझ में नहीं आएगी किसान को, तब तक वह इन पद्धतियों का अनुपालन नहीं करेगा। फिर सर्कुलर इकोनॉमी की बात की जाती है कि एक सर्कुलर इकोनॉमी भी बढ़िया उपाय हो सकता है। कैसे? जैसे घरों में जो वेस्टेज होता है पानी आपका, है ना, जो पानी आप वेस्ट करते हो, इसको सर्कुलर इकोनॉमी में डालना है। उसको क्या कर सकते हो, इसको वाटर को आप क्या कर सकते हो, जैसे आपके घरों पर वाटर जो वेस्ट होता है, नहाते हो, मान लीजिए वॉशरूम बाथरूम में आपने पानी जो वेस्ट किया, वो पानी आपका जाता है, उस पानी को लेकर के आप यूज कर सकते हो, किसानों को खेतों तक पहुंचाया जाए, है ना। अगर व्यवस्था की जाए, ऐसा इंफ्रा डेवलप किया जाए कि उस जो पानी को आप किसानों को खेतों तक पहुंचा दो, तो उस पानी का यूज आपने किस लिए कर लिया, इरिगेशन के लिए कर लिया। वही किसान जब इरिगेशन के लिए ग्राउंड वाटर का यूज करता था, वो वाटर का यूज कम करेगा, ठीक है। तो ये एक समस्या है, सर्कुलर इकोनॉमी का एग्जांपल देकर समझाया कि कैसे समाधान किया जा सकता है। फिर आप बताओगे कि सॉइल मॉइस्चर एंड मैनेजमेंट, यहाँ मल्चिंग जैसी टेक्निक है ना। तो जो मिट्टी है, मिट्टी के मॉइस्चर एंड उसके मैनेजमेंट को लेकर भी प्रयास करने चाहिए। फिर आपको बताना है जो क्रॉप सेक्शन एंड रोटेशन की बात की जाती है। अब क्रॉप सिलेक्शन एंड रोटेशन को लेकर के, जैसे जैसे यहाँ पर ग्रो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स, कैसे, यहाँ समझो आप। जैसे बहुत सारी आपकी फसलें होती हैं जो आपकी क्या होती हैं, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस होती हैं, यानी कि कम से कम पानी में भी जिनका उत्पादन किया जा सकता है। उसमें एग्जांपल्स आपका सोयाबीन होता है, शॉर्गम होता है, मक्का होता है। इन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की जरूरत है। इसमें आप बढ़िया एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि सरकार क्या कर सकती है, इन फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाकर भी दे सकती है। एमएसपी बढ़ाओगे तो यहां से प्रमोट होगा, किसान को प्रोत्साहन मिलेगा, किसान प्रोत्साहित होगा तो इन फसलों के उत्पादन की ओर वो कदम बढ़ाएगा। बोले ठीक है, बोले तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स होती हैं इनको बढ़ावा देने की जरूरत है। तो ड्रॉट रेजिस्टेंस क्रॉप्स जब लगाएगा किसान, तो उसको पानी कम जरूरत होगा और पानी का दोहन कम करेगा, ठीक। फिर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर का इंप्रूवमेंट है, जैसे कैनाल है आपका, ठीक है, वहां के उसके माध्यम से आप कैनाल लाइनिंग वगैरह के माध्यम से क्या कर सकते हो, जो वाटर लॉस होता है उसको रिड्यूस कर सकते हो, लीकेज वगैरह जो भी वाटर का होता है उसको कम कर सकते हो। फिर गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स, है ना, ये भी जरूरी है। इनके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, जो इरिगेशन सिस्टम में चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं उन सारे चैलेंजेस पर एक एक करके कार्य किया जा सकता है। स्टेप बाय स्टेप हमने सारे समझ लिए यहाँ पर, और कैंडिडेट ने यहाँ बहुत अच्छे से बेहतर ढंग से सारे पहलुओं को शामिल किया है। इसके बाद आप जब कंक्लूड करोगे, कंक्लूड में आपको सरकार के कुछ योजनागत जो प्रयास हैं, जो वाटर क्राइसिस से संबंधित हैं, है ना, जो प्रयास किए जा रहे हैं, कैसे वाटर स्टोरेज को मेंटेन किया जाए, इसके लिए आपको जो कीवर्ड्स के रूप में जैसे अटल मिशन बताना है, कृषि सिंचाई योजना बता देना है, ये सारे आपके क्या हो सकते हैं, ये सारे कीवर्ड्स हो सकते हैं जिनको आप शामिल कर सकते हो, या एसडीजी 6 की भी चर्चा कर सकते हो, ठीक है। एसडीजी 6 भी वाटर कंजर्वेशन को लेकर के है। ये कीवर्ड्स आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। जब आप वाटर क्राइसिस पर लिखोगे तो इन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते हुए अपना जो कंक्लूजन है अपने शब्दों में दे देना है, ठीक। तो इस तरीके से अपना आंसर कंक्लूड करना है, और ये डिस्कशन चलो यहीं पर कंप्लीट करते हैं। और बढ़िया से आप डिस्कशन देखिए, एक वीडियो और अगले संडे करेंगे तो हम पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के सारे डिस्कशन कंप्लीट कर चुके होंगे, जो हमने आंसर राइटिंग वहां पर की हुई है। हालांकि हम डेली देखो 3 आंसर्स लिखते हैं वहां पर, और 3 आंसर्स के चलते 15 आंसर्स रहते हैं। 15 के 15 यहाँ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं, वहां से कोशिश की जाती है कि आपको 4 से 5 बेहतर आंसर्स ले लिए जाए और उनका डिस्कशन कर दिया जाए। उनका फॉर्मेट डिस्कस हो जाएगा तो एक समझ आपकी डेवलप हो जाएगी, फिर आप और बेहतर आंसर लिख पाओगे, है ना। चलो फिर कंप्लीट करते हैं यहाँ से वीडियो को। धन्यवाद।